टर्म समझ लेते हैं हम। ये फॉरफीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफिट मतलब किसी और की प्रॉपर्टी या पैसों पे आप कब्जा कर लेते हो, उसको बोलते हैं फॉरफिट कर लिया। जैसे टैक्स ना भरने पे गवर्नमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली, ऐसा सेंटेंस में यूज है उसका। फॉरफिट, कॉन्फिस्केट, एक और वर्ड लॉ में सीखने को मिलेगा, कॉन्फिस्केट। तो फॉरफिट करने का मतलब है हम किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? कहानी ऐसे है कि सपोज तुम एक कंपनी हो, एबीसी लिमिटेड। तुमने इशू किए थे शेयर्स। अभी तक की हमने स्टोरी पढ़ ली कि हाँ शेयर इशू होते हैं, फिर लोग जो है उसको सब्सक्राइब करते हैं, फिर हम उनसे पैसे मांगते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस थे। एक में वन शॉट में पैसे मांग रहे थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक साथ दे दो। और एक इंस्टॉलमेंट का केस था। फॉरफीचर वाले क्वेश्चन इस केस में बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते, अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा। इंस्टॉलमेंट में जब तुम पैसे मांगते हो तो फिर हम कहानी में गए थे, आप एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रहे हो, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांग रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फिर 3 रुपए मांग रहे हो। इस तरीके से आप पैसे मांग रहे हो। फिर हमने कहानी में यह भी देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो भी ड्यू अमाउंट था वो टाइम पे रिसीव हो गया, किसी ने गड़बड़ नहीं करी। फिर हमने उसके अंदर एक वैरायटी और देखी। तो एक वैरायटी तो हो गई अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमने कर लिए तो हम हमेशा सारा अमाउंट ड्यू किया, सारा अमाउंट रिसीव किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन आए जिसमें लिखा था अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, कुछ शेयर्स पे कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए, एक ने नहीं दिए, दो ने नहीं दिए, तीन ने नहीं दिए। हमने सीख लिया उसको कॉल इन अरियर करके लिख लेंगे, और जब वो पैसे दे देगा तो ये कॉल इन अरियर खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा सीखा ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ। ज्वाइन नहीं हो रहा है? ऐसा रिस्ट्रिक्शन दोबारा नहीं लगता है? एग्जिट करके फिर से एंटर करो जरूर। क्या कह रहा है? लिंक पे क्लिक किया, एक बार और करो, वो पूरा बंद कर दो वो ऐप, और फिर से जाके उसके लिंक पे क्लिक करो। बताओ फिर आया या नहीं आया? आगे। तो ये बहुत इतनी देर से क्यों नहीं बोला? फॉरफीचर मतलब कब्जा करना। सपोज हमारी एक कंपनी एबीसी लिमिटेड, हम शेयर इशू करते थे, लोग सब्सक्राइब करते थे, कभी कभी पैसे वन शॉट में मांग लेते थे, कभी इंस्टॉलमेंट में मांगते थे। मैं कह रहा हूं फॉरफीचर वाला केस यहां आएगा ही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद समझ में आएगा क्यों। फिर हमने पढ़ा कि यार इंस्टॉलमेंट में इस तरह से पैसे मांगे जा रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि यार जो भी अमाउंट हमने ड्यू किया वो रिसीव हो गया, ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा हमने ड्यू किया अलग अलग इवेंट पे और सारे पैसे रिसीव करते चले गए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे पड़े कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए तो हमने उनको कॉल इन अरियर में डाल लिया। कहानी इसके आगे बढ़ेगी अब। सपोज हमने कॉल इन अरियर तो बना लिया है, जब हमने ड्यू किया तब शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, हम कॉल इन अरियर बना के बैठे हैं। यार अब शिप बनाना है, पैसे चाहिए, तब वो ट्रांसपोर्ट होगा, तब अपना बिजनेस चलेगा। इन लोगों को हम बार बार नोटिस भेज रहे हैं कि अपना पैसा दे दो। जिसे नहीं, अपन सपोज इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं और बिल आ रहा है और अपन इग्नोर किए जा रहे हैं, वहां से नोटिस आ रहा है कि प्लीज अपना ड्यू पे कर दो। ऐसी कंपनी से नोटिस आ रहा है कि प्लीज अपने शेयर का अमाउंट जो ड्यू है वो पे कर दो। शेयर होल्डर इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर हमने एक फाइनल नोटिस लिखा।
ये कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एक नोटिस लिख के भेजती है साफ साफ शब्दों में, धमकी। क्या धमकी है? अगर तुमने इस नोटिस के जवाब में, नोटिस का मतलब दो चीजें होती है, एक तो उसके अंदर दी गई जानकारी और एक होता है उसका पीरियड, कि अगले 7 दिन में, जैसे कोई नोटिस आएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, तो उसमें दो बातें होंगी, एक तो पे कर दो और एक होगा टाइम, कि इतने दिन में पे कर दो। ऐसा ही नोटिस कंपनी देगी अपने उन शेयर होल्डर्स को जिनका अरियर चल रहा है, जो समय पे पैसा पे करके नहीं बैठे हैं। उनको वो नोटिस जाएगा जिसमें साफ धमकी होगी, साफ साफ भाषा में। क्या साफ होगा सर? कि अगर तुमने इस टाइम में पैसे नहीं दिए तो हम आपका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। ये धमकी देना जरूरी है, कंपनी लॉ ये कहता है। इस धमकी के बिना शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? कंपनीज एक्ट क्या रिक्वायर करता है? देयर मस्ट बी अ नोटिस। किससे रिलेटेड नोटिस? रिगार्डिंग फॉरफिचर ऑफ अमाउंट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? वो नोटिस का टाइम भी हो गया पूरा और उस व्यक्ति के पैसे नहीं आए। अब मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं? हम फॉरफिट कर लेंगे। क्या फॉरफिट कर लोगे तुम? फॉरफिट क्या चीज होगी? शेयर कैसे फॉरफिट होगा यार? कोई लॉजिक है शेयर फॉरफिट वर्ड का? चलो लॉजिक समझाओ। मैं बताता हूं क्या फॉरफिट होगा। सपोज उसने अभी तक एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए थे, अलॉटमेंट के 4 रुपए भी दे दिए थे, हमारे पास उसके 7 रुपीज रिसीव थे और 3 रुपए का क्या था? अरियर। हम फॉरफिट ये वाला अमाउंट कर लेंगे। मतलब उस वो व्यक्ति अब हमारा शेयर होल्डर नहीं रहेगा और ये 7 रुपए हम खा जाएंगे, हम उसको लौटाएंगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये शेयर का, उनकी मनी का कैंसलेशन नहीं है कि अपने पैसे वापस ले जाओ और अब तुम शेयर होल्डर नहीं हो, ऐसा नहीं बोल रहे हम कह रहे हैं वो 7 रुपए अब तुम भूल जाओ और शेयर होल्डर तो अब तुम हो नहीं। इसको बोलते हैं फॉरफिचर। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने वर्ड क्या सिखाया? फॉरफिट मतलब हम कब्जा कर रहे हैं, पता है किस पे? मनी पे। किसकी मनी पे? जो रिसीव हुई है उस मनी पे, उस शेयर होल्डर से जिस शेयर होल्डर को हम फाइनल नोटिस दे चुके हैं फॉरफिचर का, और उस नोटिस के रिस्पॉन्स में भी उसने समय पे पैसा नहीं दिया है। लॉजिकली बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है, तुम बताओ। अब इस कहानी को हम अकाउंट्स में हैंडल कैसे करेंगे? हमारे लिए तो ये टास्क है। ये तो मैंने स्टोरी समझा दी कि फॉरफिचर होता क्या है, क्यों करा जाता है। क्योंकि लोगों का कॉल इन अरियर रहता है, वो उनसे हम पैसे मांगते हैं, वो पैसे भी नहीं देते, तो हम उन्हें एक नोटिस देते हैं कि भैया अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आप पैसे नहीं दे रहे हो तो हम किसी और को ये शेयर दे देंगे ना। लॉजिक समझो जरा उसको। भाई शेयर मतलब क्या है? आपको एक राइट दिया है, हिस्सेदारी दी है मैंने कंपनी में। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। कई ऑनर है हमारी कंपनी के, आप भी एक हिस्सेदार हो। अगर आप हमसे शेयर कैपिटल ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप हमारे शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर हो मतलब हिस्सेदार हो। तो आप अपने पैसे नहीं दोगे कंपनी को तो कंपनी कैसे रन करेगी? तो एक काम करो, आप शेयर होल्डर मत रहो, हम किसी और को दे देंगे ये शेयर, उससे पैसे ले लेंगे, कंपनी तो चलेगी। तो फॉरफिट करते हैं हम। कहलाता तो शेयर फॉरफिट ही है कि उसका वो जो शेयर था, उसका जो हिस्सा था, हम्म, ये वो हो जाएगा। तो एक केस लेके चलते हैं हम कि एक शेयर होल्डर था, 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स उसने हमसे सब्सक्राइब किए थे, 3 रुपए हमने एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिए। ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट पे हमने उससे 4 रुपए रिसीव कर लिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पहले ड्यू हुआ, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये 10,000 × 4 और 10,000 × 4 ये भी ड्यू हो गया। फिर एक एंट्री हुई होगी उसकी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे
10,000 × 3 टू शेयर कैपिटल 10,000 × 3। और इस एंट्री का जो रिसिट था वो हमारा हुआ ही नहीं। मैं इंडिविजुअल उस शेयर की कहानी बनाई है, पूरी कंपनी की रिकॉर्डिंग नहीं करी है। मैं बता रहा हूं कि उस इंडिविजुअल शेयर की स्टोरी ये चल रही है बुक्स में। आज हमने इसको नोटिस भेजा कि भैया तेरे शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे क्योंकि तू ये पैसे हमें नहीं दे रहा है। हम तेरी शेयर कैपिटल डेब क्रेडिट करके बैठे हैं, तेरे को शेयर होल्डर बना के बैठे हैं, पर आप तो इसके पैसे दे ही नहीं रहे हो हमें। अगर आपने अगले 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो हम आपका शेयर फॉरफिट कर लेंगे। एक्चुअल में आप उसका शेयर फॉरफिट करोगे तो करोगे क्या, मैं ये समझा रहा हूं। इस एंट्री को जब हम, अगर बैंक रिसीव होता तो हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैंसिल कर देते, यस और नो। पर वो कैंसिल नहीं हो पा रहा क्योंकि बैंक में पैसे आ नहीं रहे। दूसरी बात, अब हम ये शेयर इसके पास रहने नहीं देना चाहते। ये शेयर मतलब पूरे 10,000 शेयर इसके पास रहने देना नहीं चाहते। तो हम क्या क्या करेंगे, दो काम पक्का करेंगे। एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहा है, उसकी ऑनरशिप जा रही है। जब उसे ऑनरशिप मिली थी तब तक उसको शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था उसके लिए। हम उससे ऑनरशिप ले रहे हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब वो ऑनर नहीं रहा। दूसरी बात, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे हमें नहीं मिले तो हम ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कैंसिल कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट की जगह पे बस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट तो ये हो ही रहा है। इसका अमाउंट तो 10,000 × 3 होगा। सर क्या हम ये भी कैंसिल कर दें इसका अलॉटमेंट? अलॉटमेंट के पैसे तो देखो, अलॉटमेंट अकाउंट हमारी बुक्स में बचा भी है। भाई कैंसिल तो वो करे जो हमारी बुक्स में दिख रहा है। हमारी बुक्स में उसकी केवल क्या दिख रही थी, एप्लीकेशन दिख नहीं रहा था। एप्लीकेशन के समय की कैपिटल दिख रही थी, यस। अलॉटमेंट दिख नहीं रहा था, अलॉटमेंट समय की कैपिटल दिख रही थी, यस। 10,000 × 3 हमारी बुक्स में है, 10,000 × 4 अभी भी हमारी बुक्स में है, और ये 10,000 × 3 भी हमारी बुक्स में। हम ये पूरे 10 रुपए कैंसिल कर रहे हैं और यहां पे उतना ही कैंसिल कर रहे हैं जो हमारी बुक्स में ओपन है। वो केवल एक अकाउंट बचा था, उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगर ये भी, अगर तुमने कॉल इन अरियर की एंट्री कर ली होगी तो ये नाम नहीं दिखेगा, इसकी जगह क्या दिख जाएगा। इतनी सीधी सी बात है। दोनों में से कुछ भी दिख सकता है डिपेंडिंग आपने पहले एंट्री क्या की थी। अगर आपने उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही छोड़ रखा है और इसी लेजर में अमाउंट बचा है तो ये कैंसिल होगा। अगर आप इसको ऑलरेडी कॉल इन अरियर में ट्रांसफर कर चुके हो तो कॉल इन अरियर दिखे, कॉल इन अरियर को कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि अब इससे कॉल इन अरियर रख के क्या फायदा है, इससे पैसे लेने ही नहीं है। इसकी पूरी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो गई, क्योंकि अभी तक आपने इसकी पूरी शेयर कैपिटल क्या कर दी है, क्रेडिट। तो जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट होता है, मैं रटाना नहीं चाहता, कॉल्ड अप जितनी बार तुमने उसकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की, सॉरी ड्यू की है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की है, उतना ही डेबिट होगा। अगर आज तक आप 8 रुपए कॉल्ड अप होते तो आप 8 रुपए कैंसिल कर रहे हो। 6 रुपए होता तो यहाँ पे 6 रुपए कैंसिल कर रहे होते। इस लॉजिक को मैं ऐसे समझा रहा हूं कि जितना शेयर कैपिटल टाइम बाय टाइम आपने उसका क्रेडिट किया है, एक्चुअल में वो ही कैंसल हो रहा है डेबिट होके। कोई डाउट? एप्लीकेशन ड्यू हुआ, रिसीव हुआ, उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैंसल्ड है। सिर्फ वो वाला कैंसिल होगा जो ड्यू रह गया पर रिसीव नहीं हुआ। तो अगर आप सारे पैसे कॉल इन अरियर में डाल चुके हो तो कॉल इन अरियर कैंसिल हो जाएगा, अब इसके पैसे आने भी नहीं है क्योंकि हम तो इसके साथ रिलेशनशिप ही खत्म कर रहे हैं कि ऑनर और कंपनी का। कोई डाउट है क्या कहानी में? लॉजिक से समझ में आया कि क्यों ये है फॉरफीचर की एंट्री। तो अब ये फॉरफीचर का इवेंट रिकॉर्ड करते हैं तो हम शेयर कैपिटल आज तक जितनी ड्यू हुई है उतनी ही रिवर्स करते हैं। तो मैं रटाना नहीं चाहता कि 10 रुपए रिवर्स करते हैं या 6 रुपए, सीधा सा समझा दिया, जितनी बार या जितना अमाउंट क्रेडिट किया है पूरा रिवर्स कर दो तो वो जीरो हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट है, जो भी नाम के ड्यू है पर रिसीव नहीं है, वो कैंसिल कर दो। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड को कैंसिल करना है। शेयर कैपिटल पूरी क्यों कैंसिल कर दी, क्योंकि अब ये शेयर होल्डर रहेगा नहीं। पर अकाउंट में क्या फॉलो किया हमने, जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रह गए, जो ड्यू हुए और रिसीव हुए वो तो कैंसिल वैसे ही हो गए। एप्लीकेशन एप्लीकेशन, डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया वैसे भी वो।
पर ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो जीरो नहीं हुआ है, इसे हम फॉरफीचर वाले दिन जीरो करेंगे। और पक्का कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो रिसीव नहीं हुई होगी, नहीं तो किस बात का फॉरफीचर। अगर शेयर होल्डर अपने सारे पैसे दे देता है तो कंपनी फॉरफिट कर सकती है क्या? घर का राज है उसके। नहीं आया समझ? कंपनी से क्या करेगा फिर? इसीलिए मैंने क्या बोला था कि फॉरफीचर के क्वेश्चन केवल तभी बन सकते हैं जब सिनारियो किसका हो? इंस्टॉलमेंट का। इसमें तो हम वन शॉट में पूरे पैसे पहले दिन ही ले लेते हैं। ऐसा कोई बंदा आ ही नहीं सकता जो पैसे ना दे रहा हो। समझ में आई बात? एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो रहा है तो बैंक अकाउंट में पूरे पैसे एक साथ आ जाते। इसलिए ये फॉरफीचर केवल इन्हीं सिनारियों में बनते हैं। इन सिनारियों में बनते हैं तो पक्का कोई ना कोई इवेंट ऐसा रहा होगा कंपनी का जिसका पैसा उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया होगा, तो हम उसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। और एक बात, फॉरफीचर के लिए क्या हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करने तक वेट करना है? सपोज कोई बंदा एयर अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दे रहा सर, यही एंट्री नहीं की उसने, वो तो नहीं दे रहा यहां पे पैसे, तो क्या हम फॉरफीचर यहां पे कर सकते हैं बिना फर्स्ट कॉल ड्यू किए? यस, बिना फर्स्ट कॉल ड्यू किए भी आप फॉरफीचर कर सकते थे। उस केस में क्या, अगर कोई रट के बैठ गया कि सर ने ये बोला था कि शेयर कैपिटल के तो पूरे पैसे आते, तो फिर वो तो यहां 10 रुपए लिख देगा। आज तक शेयर कैपिटल ड्यू हुई नहीं है 10 रुपए। वो तो एप्लीकेशन पे 3 ड्यू हुई थी, अलॉटमेंट पे 4 ड्यू हुई थी, तो यहां पे तो केवल 7 रुपीज से कैंसलेशन होना चाहिए। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रटने वाली कोई बात नहीं है, शेयर कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी। अगर 10 क्रेडिट हो गई थी तो 10 कैंसिल हो जाएगी, 7 क्रेडिट हुई थी तो 7 कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पे ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आ नहीं सकता, यहां पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ सकता है। अगर आपने उसको यहां पे कन्वर्ट कर दिया था कॉल इन अरियर में, आपने यहां पे अलॉटमेंट नाम खुद ही खत्म कर दिया है और ये पूरा पैसा कॉल इन अरियर में पड़ा है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि यहां पे कैंसिलेशन भी किसका हो जाएगा? आई थिंक तुम डिजाइन समझ रहे हो। हमने क्या किया था उस पर डिपेंड करेगा फॉरफ्यूचर की एंट्री हमको क्या करनी है। क्या करना होता है? कट द होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस बंदे का कोई शेयर कैपिटल हमारे पास नहीं होना चाहिए, कैंसल। उस बंदे का कोई भी अकाउंट जो पेंडिंग बच गया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई सा भी, वो भी कैंसल। डेबिट हुआ था तो क्रेडिट, कॉल इन अरियर था तो खत्म। सर कॉल इन एडवांस हुआ तो मतलब किसी के आपके पास पैसे पड़े और आप उसका शेयर फॉरफिट करोगे? ऐसा हो भी सकता है क्या? फॉरफिचर तो तब होता है ना जब कोई पैसे देता नहीं है। इसीलिए मैंने स्टोरी समझाई है बजाय इसके कि हम सीधे सीधे कुछ रट लें। ठीक है? क्यों होता है फॉरफिचर, क्या होता है फॉरफिचर, उसका लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। सर ये टैली होगी ही नहीं कभी, ये 7 रुपए, ये 3 रुपए। अब मैं इसको समझाता हूं। तीन नहीं, यहाँ पे 4 रुपए थे इसके अलॉटमेंट। मैंने तुम्हें कहा था, कहानी का क्रक्स समझो, हम क्या कब्जा करेंगे? कब्जा करने के लिए है क्या अपने पास? शेयर तो कैंसिल कर रहे हैं, कब्जा थोड़ी कर रहे हैं। कब्जा होगी उसकी प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी मतलब कैश। पता है, ये अगर अलॉटमेंट तक की कहानी बोलूं तो उसने एक जगह मुझे पैसे दिए हैं, 3 रुपए पर शेयर। तो एक्चुअल में जो कब्जा हो रहा है वो इसी 3 रुपए का हो रहा है। और देखो अब ये एंट्री टैली हो गई, डेबिट क्रेडिट साइड मैच कर गई। इसका नाम क्या लिखे? इस कब्जे का नाम क्या लिखे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस कब्जे का नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर हर अकाउंट की एक कैटेगरी होती है। वो पहला चार्ट याद है अपना अकाउंट्स का? ट्रांजेक्शन्स, इनफ्लो, आउटफ्लो, 4 ही कैटेगरी है बस। आउटफ्लो की 2 कैटेगरी, असेट एक्सपेंस। इनफ्लो की 2 कैटेगरी, लाइबिलिटी इनकम। ये कौन सी कैटेगरी का है? दिस इज लायबिलिटी। तो ये कहां ट्रांसफर होगा सर? हेड बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस, वहां या शेयर कैपिटल? तुम्हें क्या लगता है? कहां दिखाना चाहिए? चलो एक ऑप्शन और दिया।
शेयर कैपिटल में ही दिखा दे सर तो? तुम्हें याद है, एक शेयर कैपिटल थी इशूड, एक थी सब्सक्राइब्ड। पहले ये 10,000 इस कैटेगरी में थे, इसको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि अब ये सब्सक्राइब्ड नहीं है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां माइनस करके दिखाने पड़ेंगे। हेलो, दिखाऊंगा मैं प्रेजेंटेशन पर, लॉजिक तो समझ लो। क्या ये अब सब्सक्राइब रह गए? अब इसको हम सब्सक्राइब कैसे बोलेंगे, कैंसिल कर दिया हमने तो। जैसे ही ये एंट्री यहां पे डेबिट हुई ना, इसको रटो मत, जरा इसकी वर्किंग इमेजिन करो। तो जो लेजर होगी ना शेयर कैपिटल अकाउंट की, उसमें ये सारी एंट्री डेबिट साइड आने वाली है ना, टू 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 करके। और ये शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये शेयर कैपिटल का रिडक्शन बैलेंस शीट में इंपैक्ट कैसे करेगा? वहां पे बैलेंस शीट में भी तो वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू कहां से कम होगी? एक्चुअल लाइबिलिटी कहां होती थी? सब्सक्राइब्ड में। वो लाइबिलिटी यहां से बाहर होने वाली है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो सीधी एंट्री कुछ पढ़ के क्वेश्चन करके कुछ नहीं मिलता। पहले जरा समझो कि ये हो क्या रहा है। अकाउंट तब तक इजी है जब तक हमें ये समझ में आता रहे कि बिजनेस में कौन सा इवेंट हुआ था, उस इवेंट की वजह से मेरी इनकम पे असर आया, असेट पे असर आया, एक्सपेंस पे या लाइबिलिटी पे। अगर तुम ये दोनों चीजों को मैच करते रहते हो तो अकाउंटिंग गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो इस इवेंट से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है इस एंट्री में। ये पूरा पैसा गेन हुआ है। कौन सा पूरा पैसा? 30,000, क्योंकि ये पैसा हमने रख भी लिया है और इसके लिए हमने कोई लाइबिलिटी भी इनकर नहीं की है। अल्टीमेटली ये पैसा किस काम का है? ये पैसा तब तक हम रखेंगे जब तक हम इन शेयर्स को फिर से इशू ना कर दें। तो फॉरफिचर के बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है उसका नाम है री इशू। री इशू वर्ड इसलिए आएगा कि जो हमने शेयर फॉरफिट किए थे उनको इशू किया जा रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? री इशू। इशू और री इशू में अंतर यह है कि फ्रेश शेयर इशू होते हैं तो वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, लेकिन फॉरफिटेड शेयर अगर इशू होते हैं तो उसको कहते हैं री इशू। तो अगला टॉपिक आएगा री इशू। और री इशू की मजेदार बात बताता हूं मैं। कहानी को समझना, हमारा शिप आधा अधूरा बन के खड़ा है, एक शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा था, हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था पैसों की वजह से, हमने उसके शेयर कर लिए फॉरफिट। अब हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत है, हम मार्केट में जाके ये शेयर फिर से इशू करके किसी और को शेयर होल्डर बना के उससे पैसे लेने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट तुम्हें अलाउ करता है कि तुम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। मतलब कितना डिस्काउंट दे सकते हो सामने वाले को? जितना कब्जा करके बैठे हो। मतलब एक शेयर पे 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो अगर तुमने पहले कितने रुपए का कब्जा किया है? 3 रुपए का। शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगी। तो आप 7 रुपए भी मिल जाते हो, तीन तो आपके पास पहले से पड़े ना, 7 भी आ जाए तो अलाउ है। 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। यस और नो? वैसे मैंने तुम्हें बेसिक कंसेप्ट क्या सिखाया था? शेयर का इशू या तो पार पे होता है या तो प्रीमियम पे, लेकिन जब उसका री इशू होता है तो आपको डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन किस लिमिट तक? जितना आपने फॉरफिचर में कब्जा कर रखा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। सर, हमने तो बाजार में जाके जब इशू किया तो कोई जरूरी है कि हमें 7 रुपए मतलब 3 रुपए कम ही लेने? अरे बाजार अगर तुम्हें पार पे इशू करने का मौका देता है तो फिर से ले लो 10 रुपए। प्रीमियम का मौका देता है तो 10 के ऊपर ले लो, तुम 12, 15, 17, 20, 25 जो लेना है लो। सर फिर तो ये 3 रुपए पूरे बच जाएंगे। हाँ, और इसका ये जो शेयर फॉरफिचर था इसका पर्पस भी खत्म हो जाएगा। पर्पस खत्म होने का मतलब, ये फॉरफिट करके रखे थे कि ये शेयर फिर से री इशू होंगे तो हमें कम पैसे मिले तो हम इन फंड को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी कहानी बनी री इशू की और हमें इन पैसों की जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो पूरा का पूरा फंड उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो जाएगा और नाम पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। एक बार सुना इसलिए दिया कि स्टोरी कहां जाने वाली है, और ये स्टोरी के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये इस चैप्टर का एंड है। तो इसके बाद एक टॉपिक आएगा री इशू, बस। तो फॉरफिचर को पहले हम अच्छे से समझ लें, फॉरफिचर के साथ ही क्वेश्चन आएंगे री इशू के, इसलिए मैंने एक बार समझा दिया कि स्टोरी कहां जाने वाली है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ। हाँ, मैं ये वाले पार्ट को अलग से
कंसेप्चुअल थ्योरी बोल के रिकॉर्ड करके रख देता हूँ, जब भी कभी देखना हो तो ये पार्ट अलग से मिल जाएगा तुम्हें।